नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख इंडियाज टर्टल रिसर्चर्स अपोज डेवलपमेंट प्लान्स फॉर लिटिल अंडमान ग्रेट निकोबार आइलैंड्स और हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेखों डेवलपिंग द सिस्टर आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन और एक्सपर्ट्स फियर बायोडाइवर्सिटी लॉस इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अंडमान निकोबार में जैव विविधता का खतरा। हाल ही में कुछ कछुआ शोधकर्ताओं ने नीति आयोग की एक योजना के खिलाफ विरोध स्वरूप एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस योजना का मकसद अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में द्वीपों का सैन्यीकरण करना और उनका विकास करना है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ये योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता बहुत प्रभावित होंगी। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की योजनाओं का विरोध करने के लिए छात्रों के समुद्री कछुए संरक्षण नेटवर्क यानी स्टूडेंट्स सी टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क SSTCN चेन्नई के नेतृत्व में एक अभियान भी शुरू किया गया। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से नीति आयोग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए कई योजनाओं को शुरू करने की बात कही है। इसके अलावा जापान ने भी इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी ODA यानी ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस पहल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में सवाल है कि सदियों से भारत की मुख्य भूमि से अलग इन द्वीपों के विकास की अब क्या ज़रूरत पड़ गई। इस दिशा में प्रस्तावित परियोजनाओं के क्या मायने हैं। सवाल उन चुनौतियों को लेकर भी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने से जैव विविधता के क्षरण के रूप में उभर सकती हैं। ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर विकास किया जाए। इन सभी सवालों की पड़ताल करने के लिए हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अवसंरचनात्मक विकास से जुड़े सभी पहलुओं को देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस द्वीप के बारे में जानना होगा, इसकी प्राकृतिक विशेषताओं को देखना होगा। तो आइए सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक और पारिस्थितिकीय विशेषताओं को देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक अवस्थिति बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंडमान सागर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार और थाईलैंड से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 38 में स्थायी आबादी है। इस द्वीप समूह में 2 मुख्य द्वीप समूह शामिल हैं, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। ये दोनों आइलैंड 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। दक्षिण पश्चिम मानसून और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती है। निकोबार में अंडमान की तुलना में अधिक भौगोलिक वैविध्य है। इन सब के अलावा यह केंद्र शासित प्रदेश कई आदिवासी एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का भी घर है, जिनमें से कई विलुप्तीकरण की कगार पर हैं। जहां एक तरफ अंडमान द्वीप में 4 नेग्रिटो जनजातियों ग्रेट अंडमानी, ओंगे या ऊंज, जारवा तथा सेंटिनलीज का निवास है, तो वहीं दूसरी तरफ निकोबार में 2 मंगोलाइट जनजातियां निकोबारी और शोम्पेन का निवास है। सेंटिनलीज के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियां जैसे कि ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा तथा शोम्पेन भारत की विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों PVTG यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की बात करें तो अंडमान द्वीप समूह में ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान, इंटरव्यू,
सेंटिनल, रटलैंड और द सिस्टर्स जैसे आइलैंड्स हैं। दूसरी ओर निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, कच्छल, कामोर्टा और नानकौरी द्वीप शामिल हैं। यह बेसिन आइलैंड आर्क सिस्टम का एक हिस्सा है जो उत्तर में म्यांमार से लेकर दक्षिण में इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। यह आइलैंड आर्क कई सबमरीन पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है जिसमें पटकाई रेंज, मिंतवाई रिज और रखाइन पर्वत इत्यादि शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्से घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढके हैं। यहाँ के जंगलों में म्यांमार, भारत और मलेशिया के फूलों की विशेषताएं शामिल हैं। इन द्वीपों पर लगभग 2200 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 200 प्रजातियां स्थानिक हैं। अंडमान रेडवुड, नार्रा, फर्न और आर्कटिक यहाँ के पौधों की कुछ आम प्रजातियां हैं। मध्य अंडमान द्वीप समूह में पर्णपाती वन, जबकि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। केवल निकोबार द्वीप समूह में ही घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जीवों की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ अंडमान जंगली सूअर जैसी स्थानिक प्रजातियों सहित स्पॉटेड डियर, श्रीव, हाथी और डुगोंग जैसे लगभग 50 मैमल्स हैं। इसके अलावा यहाँ कृंतकों यानी रोडेंट्स, चमगादड़ों और पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्राकृतिक तौर पर जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, लेकिन बीते कुछ सालों से इन द्वीपों में आर्थिक हितों को साधने के मकसद से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सैन्यीकरण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। तो आइए अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित परियोजनाओं को विस्तार से समझते हैं। 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समग्र विकास को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। समग्र विकास की दिशा में पहले चरण में कुल 4 द्वीपों की पहचान की गई है, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 और जगहों अथवा द्वीपों का चयन किया गया। हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए एक और पैकेज को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया जानकारी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन कमेटी द्वारा बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। यहाँ PPP मॉडल के तहत आइलैंड रिसोर्ट्स, भारत का पहला वाटर विला, लग्जरी टेंट, कसिनो और ट्री हाउस सहित 1500 करोड़ रुपए की टूरिज्म परियोजनाओं की योजना है। साथ ही शहीद और स्वराज द्वीपों में 2 वाटर एरोड्रोम प्रोजेक्ट्स, ग्रेट निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान पर 2 प्रमुख टाउनशिप और क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि शहीद द्वीप को पहले नील और स्वराज द्वीप को हेवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। रिपोर्ट की माने तो इस केंद्र शासित प्रदेश को अब भारत की मुख्य भूमि से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए डिजिटल तौर पर जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार कार्य पूरा होने वाला है, जबकि ग्रेट निकोबार के लिए एक हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर में एक ज्वाइंट यूजर हवाई अड्डा बनाया गया है जो अब परिचालन के लिए तैयार है। उड़ान 3 के तहत अंडमान में सी प्लेन ऑपरेशन के लिए 4 द्वीपों की पहचान भी की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी क्लियरेंस प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके अलावा लिटिल अंडमान द्वीप में साउथ बे और वेस्ट बे में 2 लेदरबैक नेस्टिंग समुद्र तट हैं। ये दोनों साइट्स बीते 14 सालों से चल रहे मैरिन टर्टल रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। ये प्रोजेक्ट्स 2008 में अंडमान निकोबार पर्यावरण टीम, दक्षिण फाउंडेशन बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और वन विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे। गौरतलब है कि अमेरिका सहित जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे भारत के प्रमुख समुद्री साझेदार अंडमान और निकोबार के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हैं। ये द्वीप न केवल भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक और सैन्य गतिशीलता को आकार देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अंडमान निकोबार की इसी महत्ता को देखते हुए मार्च 2021 में जापान सरकार ने पहली दफा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 265 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को मंजूरी दी।
यह द्वीपों के लिए जापान की पहली विदेशी विकास सहायता ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस पहल है। इसके अलावा अपने हिंद प्रशांत सहयोग को जारी रखते हुए भारत और फ्रांस के पास भी इस क्षेत्र में एक आइलैंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क तैयार करने का अवसर है। अंडमान निकोबार के समान ही फ्रांस का ला रीयूनियन द्वीप है, जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। खास बात यह है कि अंडमान निकोबार के साथ साथ और रीयूनियन द्वीप भी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप समूहों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसके अलावा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया का कोकोस यानी किलिंग और अमेरिका का डियागो गार्सिया जैसे भी द्वीप हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डियागो गार्सिया द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस से टकराती है। मॉरिशस को इसके लिए यूएन के एक प्रस्ताव के जरिए समर्थन मिला था। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सभी परियोजनाएं अंडमान निकोबार के द्वीपों की काफ़ी हद तक सूरत बदल देंगी। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है कि आखिर द्वीपीय क्षेत्रों के लिए इन विकासात्मक परियोजनाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए अब अंडमान निकोबार में इन परियोजनाओं के पीछे के मकसद को समझ लेते हैं। यह द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है। ऐसे यहाँ कनेक्टिविटी की कमी देखी जाती है। पोर्ट ब्लेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाकी के क्षेत्र दुनिया के साथ साथ भारत के संपर्क से भी कोसों दूर हैं। हर साल इन क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात और सुनामी की वजह से यहाँ अस्थिरता जैसी स्थिति बनी रहती है। 2004 में भूकंप के साथ साथ आई सुनामी ने इस द्वीप के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। ऐसे में क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का मकसद इन इलाकों में कनेक्टिविटी को स्थापित करना और पर्यावरण अनुरूप विकास कार्य करना है। दूसरा पहलू है जनजातियों की स्थिति। गौरतलब है कि आज भारत ने दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल तो कर लिया है, लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिए पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियां आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन यापन कर रही हैं और कई समस्याओं को झेल रही हैं। इन्हीं जनजातियों में अंडमान निकोबार की जनजातियां शामिल हैं। चूँकि जनजातियां ऐसे इलाकों में निवास करती हैं जहां तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच न के बराबर होती है, लिहाजा इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जनजातियां आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को सहज नहीं पाती हैं। यही वजह है कि ये सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती हैं। इसी के साथ इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं से वंचन की स्थिति भी मिलती है। अमूमन निरक्षर होने की वजह से ये आम बोलचाल की भाषा समझ नहीं पाते। सरकार की कौन कौन सी परियोजनाएं इन तबकों के लिए है, इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती। ऐसे में अंडमान निकोबार के जनजातीय क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी स्थापित होने से ये जनजातियां हाशिए से बाहर आ पाएंगी और मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगी। तीसरा पहलू है अंडमान निकोबार की भौगोलिक अवस्थिति, जो उसे भारत और अन्य देशों के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बनाती है। गौरतलब है कि भारत हिंद महासागर में अपने लाभों को बनाए रखना चाहता है, लिहाजा वह इस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान पाना चाहता है। मेगा सिटी डेवलप होने और अंडमान को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने से भारत के व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। शहरों के निर्माण से देश के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो पाएगी। बंदरगाहों के विकास से समुद्री व्यापार और ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करने से इस क्षेत्र में आने वाले जहाज़ों को सुरक्षा का आश्वासन मिल सकेगा। ये सब स्थितियां भारत की सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देंगी, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकास के परिणाम के तौर पर इसकी काफ़ी संभावना है कि अंडमान निकोबार की जैव विविधता को नुकसान पहुँचे। तो आइए अब इन परियोजनाओं से होने वाले संभावित खतरों को देख लेते हैं। गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे को लेकर अभी तक लगभग ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ है जिससे पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचे। लिहाजा अंडमान निकोबार द्वीप में होने वाला विकास भी पर्यावरणविदों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अंडमान निकोबार की स्थानिक जनजातियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ये लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन और खेती पर ही निर्भर रहते हैं। इसकी भारी संभावना है कि इन क्षेत्रों में होने वाले विकास से उनकी आजीविका के साधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्रों के सामने प्राथमिक मुद्दे सतत विकास, अवैध मछली पकड़ने, आपदा प्रबंधन,
जलवायु संकट, नवीकरणीय ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी जैसे अन्य पहलू भी हैं। इन्हें यदि अपशिष्ट प्रबंधन के साथ जोड़ दिया जाए तो ये मुद्दे पर्यटन के साथ साथ द्वीपों के विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करेंगे। प्रस्तावित परियोजनाओं को शक्ल देने की दिशा में इन द्वीपों की प्राकृतिक भूमि का बड़े पैमाने पर बदलाव किया जाएगा। हालांकि ये कार्य तटीय विनियमन क्षेत्र, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ की शर्तों के मुताबिक ही किए जाने हैं, जिनमें से एक यह भी है कि सभी बड़े, मध्यम और छोटे आकार के पेड़ों को गिनकर भू रेखांकित किया जाएगा एवं काटा नहीं जाएगा। लेकिन ANIIDCO यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब जरूरत पड़ने पर पेड़ों को काटने की मांग कर रहा है। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार दोनों ही लेदरबैक कछुओं की नेस्टिंग के लिए भारत में कुछ वैश्विक हॉटस्पॉट में शामिल हैं। इन लंबी अवधि की परियोजनाओं से इन कछुओं की आबादी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन परियोजनाओं से लेदरबैक नेस्टिंग साइट और उष्णकटिबंधीय जंगलों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि बीते 1 फरवरी को जारी नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान ने गैलाथिया खाड़ी को भारत में महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों और महत्वपूर्ण समुद्री कछुए के आवासों के तौर पर सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा इसे तटीय विनियमन क्षेत्र 1 के तहत अधिकतम सुरक्षा पाने वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 60वीं बैठक में गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट परियोजना के निर्माण के साथ साथ परिचालन चरणों के लिए इंगित किया है। दरअसल गैलाथिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। यहाँ कई प्रकार के वन हैं और यह दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में से एक है। इसके अलावा यह वनस्पतियों की लगभग 648 प्रजातियों का घर है। यहाँ दुर्लभ और स्थानिक जीवों की लगभग 330 प्रजातियां हैं, जिनमें निकोबार वाइल्ड पिग, निकोबार ट्री श्रीव, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर और निकोबार मेगापॉड शामिल हैं। इसके अलावा गैलाथिया देशज शोम्पेन समुदाय का भी घर है। ऐसे में प्राकृतिक संपदा के धनी इन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रेट निकोबार में 910 वर्ग किलोमीटर में द्वीप की सीमा को लगभग 18% तक बढ़ाया जाना है और यह इसके समुद्री तट के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करेगा। इस पूरी योजना में लगभग 244 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के उपयोग की परिकल्पना की गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा प्राचीन वनों और तटीय प्रणाली का है। वहीं लिटिल अंडमान में द्वीपों के प्रस्तावित सतत विकास के लिए 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक प्राचीन वर्षावन और ओंगे ट्राइबल रिजर्व के लगभग 140 वर्ग किलोमीटर हिस्से के उपयोग की मांग की गई है। लिहाजा इन क्षेत्रों में मेगा सिटी डेवलप करने से पारिस्थितिकीय असंतुलन तथा पर्यावरणीय प्रदूषण का खतरा भी मंडरा सकता है। ऐसे में समझना होगा क्या हो आगे की राह। आज के वैश्विक पारिस्थितिकीय विनाश के समय में हमारे हाथ में जो कुछ भी बचा है उसे संरक्षित और सुरक्षित करने की दिशा में हम अपनी नैतिक भूमिका निभाएं, खासकर तब जब इन द्वीपों और समुद्र तटों के प्राकृतिक मूल्यों को सरकार और विज्ञान दोनों द्वारा दशकों से मान्यता दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंडमान निकोबार में बुनियादी ढांचे और विकासात्मक परियोजनाओं और द्वीपों के सैन्यीकरण से भारत की सामरिक और समुद्री क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस विकास के एवज में हम कहीं सदियों से सहेजे हुए प्राकृतिक खजानों को नष्ट तो नहीं कर रहे। ऐसे में सतत विकास को अपनाया जा सकता है, यानी अंडमान निकोबार की बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वहाँ की देशज और विलुप्त होती जनजातियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। विकास का यह मॉडल न केवल अंडमान निकोबार की पारिस्थितिकी के लिए अहम होगा, अपितु यह अन्य द्वीपों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इन सब के अलावा भारत हिंद महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर में फ्रांस के द्वीपीय अनुभवों से भी सीख ले सकता है। गौरतलब है कि फ्रांस ने मई 2021 के अंत में हिंद महासागर आयोग IOC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारत 2020 में औपचारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक के तौर पर IOC में शामिल हुआ था।
आईओसी हिंद महासागर में एकमात्र द्वीप संचालित संगठन है जो अफ्रीकी द्वीपों मसलन कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स और मॉरिशस को एक साथ लाता है। इन्हें वेनिला द्वीप भी कहा जाता है। रीयूनियन के माध्यम से फ्रांस भी इस समूह का सदस्य है। आईओसी पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों की चिंताओं और चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करता है। इन क्षेत्रों में सिस्टर सिटीज की अवधारणा की तर्ज पर सिस्टर आइलैंड्स की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। यह अवधारणा भारत और फ्रांस के द्वीपों के विकास के लिए एक स्थायी ढांचे को विकसित करने की अनुमति देगी। यदि भारत को हिंद महासागर में क्षमता निर्माण की पहल और समुद्री परियोजनाओं में निवेश करना है तो उसे विकास के लिए अनुसंधान और एक आइलैंड मॉडल बनाने की ज़रूरत है। इस तरह का दृष्टिकोण हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नेतृत्व वाली पहलों के लिए नया अवसर पैदा करेगा। जैसा कि भारत और इसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच हिंद प्रशांत में समान हितों को साधने, पहुंच और प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्रों की क्षेत्रीय चिंताओं और चुनौतियों को समझने और उन्हें संबोधित करने की ज़रूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर और सामुदायिक पारिस्थितिकी, मैक्रो इकोलॉजी एवं टर्टल बायोलॉजी के विशेषज्ञ कार्तिक शंकर की माने तो ये द्वीप समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी विरासत का अपार भंडार हैं। इन द्वीपों का विकास निश्चित तौर पर जरूरी है, लेकिन इससे पारिस्थितिक संवेदनशीलता और सांस्कृतिक सचेतता पर असर न पड़े, इसका भी ध्यान देना होगा। इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पर्यटन और मत्स्य पालन है और उन्हें बनाए रखने के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इन सब के अलावा एक दूसरे से 100 मीटर के भीतर संपन्न उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां और अन्य स्थलीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र भारत में अन्य कहीं और नहीं मिलेंगे। लिहाजा हमें ऐसे विकास का सहारा लेना होगा जिनसे पारिस्थितिकी पर कम प्रभाव पड़े और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंच सके। लिहाजा हमें ध्यान देना होगा कि कोई भी विकास प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके ना हो, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बैठाकर किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं मानवीय लालच सीमित संसाधनों को नष्ट न कर डाले और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। इस संदर्भ में उनका एक कथन काफ़ी प्रचलित रहा कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, लालचों को पूरा करने के लिए नहीं। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पारिस्थितिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं किस तरह इस अंडमान निकोबार के द्वीपों को प्रभावित करेंगी।